बांग्लादेश के साथ पहले टेस्ट मैच के लिए इंडिया ने अपनी स्क्वाड की अनाउंसमेंट कर दी है और सबसे अच्छी बात यह है कि इंडिया ने सही डायरेक्शन में फोकस किया है। और यहाँ मैं दो सिलेक्शंस की बात सबसे पहले करता हूँ, वो है आकाशदीप और यश दयाल। आकाशदीप जिन्होंने एक ही टेस्ट मैच खेला था लेकिन उसमें इंग्लैंड के टॉप ऑर्डर के 3 विकेट लिए थे और बहुत ज्यादा पेस और रिदम में बॉलिंग करते नजर आए थे। अभी दिलीप ट्रॉफी के दौरान पहले दिन के बाद भी जो मैंने वीडियो बनाया था उसमें मैंने आकाशदीप के बारे में कहा था कि वो बाई फार बेस्ट इंडियन सीमर लग रहे हैं। इन द प्रेजेंट सिनारियो में जसप्रीत बुमराह की बात ऑफ कोर्स नहीं कर रहा क्योंकि वो बाई फार इंडिया के बेस्ट सीमर हैं, फॉलोड बाय मोहम्मद शामी। लेकिन यंग टैलेंट्स में आकाशदीप डेफिनेटली बेस्ट नजर आ रहे थे और सेकेंड इनिंग में जब आकाशदीप ने 5 विकेट लिए तो कहीं ना कहीं ये कंफर्म हो गया था कि आकाशदीप के सिलेक्शन के चांसेस बहुत ज्यादा है और मुझे बहुत खुशी है कि आकाशदीप को स्क्वाड में रखा गया है। साथ ही साथ लेफ्ट आर्म फास्ट बॉलर्स के लिए 3 बॉलर्स के बीच में जबरदस्त रेस थी, वो थे खलील अहमद, अर्शदीप सिंह और यश दयाल। आपको बता दूं कि ये जो भी लेफ्ट आर्म सीमर आइडेंटिफाई हुए हैं ये बॉर्डर गावस्कर ट्रॉफी तक टीम में रहेंगे क्योंकि इंडिया को बॉर्डर गावस्कर ट्रॉफी के लिए एक लेफ्ट आर्म फास्ट बॉलर चाहिए क्योंकि इंडिया को ऐसा लगता है कि उनकी पेस अटैक काफी सिमिलर है इन अ वे कि सारे राइट आर्म पेस बॉलर्स हैं तो उन्हें एक लेफ्ट आर्म फास्ट बॉलर चाहिए। और इन 3 फास्ट बॉलर्स के बीच कंपटीशन था जिसे यश दयाल जीत गए हैं। डेफिनेटली यश दयाल की पेस उनके एडवांटेज में थी लेकिन साथ ही साथ जहां खलील अहमद ने 5 विकेट लिए वहीं यश दयाल ने पूरे टेस्ट मैच में 4 विकेट लिए। अर्शदीप सिंह बाई फार सबसे वीकेस्ट नजर आया, उन्होंने सिर्फ 2 विकेट लिए, ना उनकी पेस और स्विंग कुछ भी नहीं थी। लेकिन यश दयाल को कंसिडर इसलिए किया गया क्योंकि यश दयाल के 4 विकेट टॉप ऑर्डर बैट्समैन के थे और सारे सारे इंटरनेशनल बैट्समैन। रियन पराग को उन्होंने दोनों इनिंग्स में डिसमिस किया, साथ में उन्होंने ध्रुव जुड़ैल और मयंक अग्रवाल को भी डिसमिस किया, जबकि खलील अहमद के 2-3 विकेट्स लोअर ऑर्डर बैट्समैन के थे। शायद इस वजह से यश दयाल को ज्यादा पॉइंट्स मिल गए और यश दयाल सेलेक्ट हो गए। ये मेरे ख्याल से इंडियन टीम ने सही डायरेक्शन में मूवमेंट रखी है क्योंकि मैंने एक पहले वीडियो में भी बताया था कि इंडिया के पास फिलहाल बुमराह और शमी के बाद कोई अच्छे सीम बॉलर नजर नहीं आ रहे क्योंकि सिराज कंप्लीटली आउट ऑफ फॉर्म है और सिराज उस लेवल तक नहीं जा पाए हैं अनफॉर्चुनेटली जो उनसे एक्सपेक्टेड था बीइंग द लीडर ऑफ द पैक। इनफैक्ट पिछले 1 साल से ऑलमोस्ट सिराज की फॉर्म काफी खराब चल रही है। तो ये सही डायरेक्शन है एंड आई एक्सपेक्ट कि शायद पहले टेस्ट मैच में यश दयाल को डेब्यू कराया जाएगा। साथ ही साथ कमबैक हुआ है ऋषभ पंत का, विच इज ग्रेट न्यूज। ऋषभ पंत पहली इनिंग्स में फ्लॉप हो गए थे लेकिन सेकंड इनिंग्स में एक तेज 50 बना के वो टीम में आ गए हैं और वो आपको इस टीम में मिडिल ऑर्डर में तेज बैटिंग करते ही नजर आएंगे, विच इज ग्रेट न्यूज क्योंकि ऋषभ पंत ने बहुत अच्छी रिकवरी की है और धीरे धीरे सारे फॉर्मेट्स में वो कमबैक कर रहे हैं। तो ऋषभ पंत की कमबैक हुई है और साथ में ध्रुव जुरैल, हालांकि ध्रुव जुरैल ने इंग्लैंड के खिलाफ जबरदस्त परफॉर्मेंस दी थी एक टेस्ट मैच में लेकिन दिलीप ट्रॉफी में वो बुरी तरह फ्लॉप रहे 0 और 2 के स्कोर बना के। सो ही माइट बी कंसिडर्ड लकी लेकिन डेफिनेटली एनी डे मैं उन्हें केएस भारत के ऊपर प्रेफर करूंगा। तो ध्रुव जुरैल एंड ऋषभ पंत फॉर्म द 2 विकेट कीपर्स। ऑलराउंडर्स ऑफ कोर्स तीनों स्पिनिंग बॉलिंग ऑलराउंडर्स, अक्षर, जडेजा और अश्विन की जगह तो बनती थी और कुलदीप यादव फॉर्म्स द 4th स्पिन बॉलिंग ऑप्शन। सिराज को कंटिन्यू किया गया है एंड ही माइट बी लकी आई थिंक। और अगर इस सीरीज में भी वो पुअर परफॉर्मेंस देते हैं तो मुझे लगता है कि न्यूजीलैंड सीरीज में उन्हें कंसिडर नहीं करना चाहिए। अगर शमी कम बैक करते हैं तो सिराज की जगह ही उनको कम बैक कराना चाहिए और आकाशदीप और यश दयाल को एक लंबा रन देना चाहिए क्योंकि इंडिया को अभी अच्छे फास्ट बॉलर्स की जरूरत है। इनफैक्ट मैं तो यही चाहूंगा कि अभी 2 टेस्ट मैच वर्सेस बांग्लादेश और 3 टेस्ट वर्सेस न्यूजीलैंड, इन 5 टेस्ट मैचेस में से इन दोनों को 3-3 टेस्ट मैच एटलीस्ट खिलाने चाहिए। एनीवेज अब बात करते हैं बैटिंग की। बैटिंग में ज्यादा स्कोप था नहीं क्योंकि रोहित शर्मा, यशस्वी जायसवाल, विराट कोहली और कुछ हद तक शुभमन गिल भी, क्योंकि इंग्लैंड के खिलाफ टेस्ट सीरीज में शुभमन गिल ने सेंचुरीज बनाई थी तो कहीं ना कहीं शुभमन गिल का सिलेक्शन भी फिक्स था। 2 स्पॉट्स के लिए फाइट थी और उन 2 स्पॉट्स में सरफराज खान और केएल राहुल को जगह दी गई है। अब आप यहाँ पर नोट करिए कि श्रेयस अय्यर को ड्रॉप कर दिया गया है। श्रेयस अय्यर जो फिट हैं, जिन्होंने दिलीप ट्रॉफी में एक साइड को लीड भी किया,
उन्हें ड्रॉप कर दिया गया है। साथ ही साथ रजत पाटीदार और देवदत्त पडिक्कल जिन्हें डेब्यू कराया गया था इंग्लैंड सीरीज में, उन दोनों को भी ड्रॉप किया गया है, एंड विच इज फेयर इनफ क्योंकि इनकी परफॉर्मेंसेस भी नहीं थी। श्रेयस अय्यर वुड बी डिसअपॉइंटेड। और साथ ही साथ मुझे बहुत खुशी है कि ओवररेटेड पेस बॉलर मुकेश कुमार, जो काफी टाइम से इंडियन टीम में हर फॉर्मेट में खेल रहे हैं, बहुत सब्सटेंशियल कोई इम्पैक्ट नहीं डाल पाए हैं, ना ही कुछ ऐसी उनमें बात दिख रही है कि वो कुछ बहुत बड़ा कर सकते हैं। अच्छी बात है कि उन्हें भी ड्रॉप कर दिया गया है टीम से। तो ओवरऑल एक अच्छी स्ट्रॉन्ग टीम है। जसप्रीत बुमराह का कमबैक सबसे बड़ा सरप्राइज था, क्योंकि मैं एक्सपेक्ट नहीं कर रहा था कि बांग्लादेश के खिलाफ जसप्रीत बुमराह आएंगे, लेकिन कहीं ना कहीं शायद पाकिस्तान के खिलाफ जिस तरह की परफॉर्मेंस बांग्लादेश ने दी है शायद ये सिर्फ एक टेस्ट मैच के लिए बुमराह को लाया गया है। अगर इंडिया पहला टेस्ट मैच जीत जाती है तो डेफिनेटली बुमराह को दूसरा टेस्ट मैच नहीं खिलाया जाएगा। स्क्वाड आपके सामने है, आप देख सकते हैं 16 मेंबर स्क्वाड। और आपको बता दूं, ये स्क्वाड सिर्फ और सिर्फ पहले टेस्ट मैच के लिए है। दूसरे टेस्ट मैच के लिए स्क्वाड इस टेस्ट मैच के बाद अनाउंस होगी। तो आपको क्या लगता है, क्या ये स्क्वाड सही है या इसमें कुछ चेंजेस होने चाहिए थे? मुझे कमेंट्स में आप डेफिनेटली बता सकते हैं। कीप वॉचिंग गाइस, थैंक यू।